नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इस महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बताया। यहां पीएम मोदी ने खास तौर पर कहा कि हरियाणा ने एक है तो सेफ है की नारे को जिस तरह अपनाया है वह वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने इसे देश के लिए एक उदाहरण भी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ आज मैं आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को भी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। इस जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके बैंक खाते तक नहीं थे वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। साथियों, बैंक खाते की तरह ही कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था। आज लाखों बेटियां उनको बीमा एजेंट
बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। वहीं जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन के मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, राज्य के हर कोने में पीने के पानी की आसान पहुंच होने से कृषि और उद्योग दोनों को पर्याप्त पानी मिलेगा। हमारी सरकार के पहले साल में हमने ये सुनिश्चित करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है कि प्रस्तावित निवेश को जमीन पर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम समय पर और उचित तरीके से उठाया जाए। समिट का आज पहला दिन और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से, और हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं इस समिट को, और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थान की जो वाहवाही की है, क्या देखते हैं? ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छा और आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि देश विदेश से उद्यमी आएंगे और क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे हमको निजात मिलेगा। ये हम सब के लिए एक वरदान साबित होगा। सरकार का 1 साल भी हो रहा है, प्रधानमंत्री फिर वापस आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ राजस्थान को सौगात मिल सकती है? जनता उत्साहित है क्योंकि 1 साल भजन लाल सरकार का हुआ है, आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं सरकार में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है राजस्थान को लेकर के कैसे राजस्थान को जिस प्रकार से उसको आगे लाना देश के प्रधानमंत्री का सपना है और हम सबका सपना है। हम देश राजस्थान को देश के अग्नि राज्य में लेके जाएं। आपके क्षेत्र में जहां हम देखते हैं कि विकास की संभावनाएं बहुत सारी है, और पिछले कुछ सालों में जो सरकारें रही है उनका काम काज नहीं हुआ। अब जैसे राजस्थान राजस्थान में जिस तरीके के MOUs हुए हैं, आपके जिले में भी हुए हैं, क्षेत्र में इस तरीके से अब आगे होते जाएंगे। निश्चित रूप से वन जिला वन प्रोजेक्ट के तहत हर जिले में कोई उद्योग होगा, उसको लेकर के गतिविधियाँ तेज हो गई है। हम निश्चित रूप से इस प्रकार से करते हैं पूरे राजस्थान और क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए तो पहले नहीं हुआ, लेकिन अब हम सबका फोकस उस एरिया में है जहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ERCP को लेकर भी प्रधानमंत्री 17 को आ रहे हैं, तो क्या किस तरीके से क्या पूरी राजस्थान के साथ साथ राजस्थान में जिन जगहों पर पानी की कमी से चाहिए पानी की बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में है। ERCP बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित योजना है और हमारी सरकार बनने के बाद में ERCP की सहमति मिल गई। और जब ये पानी आएगा तो जो हमारा सूखा एरिया है पेयजल के साथ साथ में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो वहाँ क्षेत्र भी हरा भरा। अध्यक्ष जी, एक खास बात है कि राइजिंग राजस्थान समिट चल रहा है, लेकिन हम देखा कि कांग्रेस हमेशा मुद्दों को घेरती है, लेकिन इस बार शांत है, क्या वजह है? उनके पास में कोई इशू नहीं है ना। अब हम लोग प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार कोई प्लानिंग नहीं बनाया, इसलिए उनके लिए कहने की कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान अपार संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे राजस्थान में जिस तरीके से कामकाज हो रहे हैं वो विकास की नई परिभाषा साबित करेंगे। 17 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे, जहां पर नई सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप। समिट की आज शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से समिट की शुरुआत। 3 दिवसीय समिट है जिसकी शुरुआत आज हुई है। राजस्थान में किस तरीके की उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी ने गिना दी इसका? देखिए, जिस तरह से जो हमारी राइजिंग राजस्थान समिट हुई और उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफें करी है, निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करके और जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं पॉजिटिवली, उसके लिए उन्होंने प्रयास किए और सबने मिल कर के, तो उसका प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आकर के तारीफ करके गए। और हम पूरी राजस्थान सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में ये प्रयास कर रही है कि इस समिट में यहाँ पर जो भी हमारे MOU हैं वो धरातल पर उतरे और उसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे करके वो पूरे प्रयास किए गए कि अधिकारी एक एक MOU के पीछे लग करके उनसे निरंतर प्रयास करेंगे और उनके जल्दी से जल्दी जो भी क्लियरेंस हो जाए, जल्दी काम हो, क्योंकि इन्वेस्टर को अगर टाइम लगता है तो नुकसान होता है।
वो तभी उसकी फायदा होता है जब उसके सारे काम जल्दी हो जाए। इसके लिए हम पॉजिटिवली प्रयास करेंगे। यहाँ आने वाले हर इन्वेस्टर हमारा मेहमान है और उसकी हम इस तरह से प्रयास करेंगे कि उसको यहाँ आकर के एक सुखद अनुभव भी हो, उसके व्यापार में उसको लाभ मिले, ताकि वो और यहाँ आकर के इन्वेस्ट करने की अपनी और प्रयास करे। इसके लिए राजस्थान में अपार संभावना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपने देखा है कि यहाँ पर ऊर्जा की अपार संभावना है, खनिज की अपार संभावना है, और ये राजस्थान को खनिज भंडार है। ऊर्जा में सोलर का जो हमारे को रेडिएशन मिल रहा है, यहाँ पर अपार भूखंड है। तो ये सब संभावनाएं राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में और आगे लेकर के जाएंगे, और राजस्थान विकसित राजस्थान बने, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान, ये राइजिंग राजस्थान रहा, आपकी विभाग का एक बड़ा योगदान है। जो सोलर के हिसाब से राजस्थान की कई यहाँ पे व्यापक संभावनाएं हैं। देखिए, सोलर में जिस तरह से राजस्थान में संभावनाएं हैं, वो यहाँ पर लगभग 436 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा की संभावना है, जो कि राजस्थान पूरे देश का 22% है। और राजस्थान में जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का जो 500 गीगावाट का जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, और उसको पूरा करने में राजस्थान पूरा प्रयासरत है। 2030 तक हम राजस्थान में 115 गीगावाट उत्पादन करके और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे, और 10,000 हम गीगावाट बैटरी स्टोरेज भी करेंगे, जिससे कि हमारी पीक आवर्स की जो डिमांड पूरी हो सके। तो इस तरह से राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान बनने में, प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में पूरा प्रयासरत है, और इसको निश्चित रूप से उनका जो प्रयास है उसमें सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने इस कार्यक्रम में कई बार सरकार की तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की, कैबिनेट की तारीफ की। आपको क्या लगता है, 1 साल का कार्यकाल सरकार को होने जा रहा है, क्या कुछ उपलब्धियां सरकार ने 1 साल में? देखिए, आप जितनी भी राजस्थान को जिस तरह से हमने क्षत विकसित खंडित और जिस तरह की यहाँ की इकोनॉमी हमने ये मिली हमें, उसको संभाल करके, और आज कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहे हैं, इसकी संभावनाएं प्रयास किए गए हैं। और राजस्थान में ये प्रयास हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में, पूरे कैबिनेट के नेतृत्व में हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार की डबल इंजन के सहयोग से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। चाहे बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे यहाँ आ रही है, वो जल जीवन मिशन की हो, चाहे वो ERCP की हो, उनके माध्यम से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और हम जो भी सहयोग मांगते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने केंद्र से सहयोग मांगा, तो हमें अतिरिक्त वहाँ से बिजली मिली। हमें लगभग 1000 मेगावाट का अतिरिक्त केंद्रीय कोटे से उन्होंने दिया। हमने कुसुम सी में सहयोग मांगा, तो उनमें अतिरिक्त कुसुम सी के हमें उनको दे करके, और उसकी जो हमारी अतिरिक्त कोटा भी बढ़ाया, कुसुम ए का कोटा बढ़ाया। तो केंद्र की सरकार निरंतर राजस्थान को सहयोग करके आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही है, और उसमें राजस्थान आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभा रहा है। 17 को ERCP का ये कह रहे हैं सरकार के 1 साल भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं कि सरकार इतना लंबे समय से लंबे जो मामला था उसे पूरा करेगी। देखिए, जो सरकार अभी 15 तारीख को हमारा 1 वर्ष पूरा हो रहा है, और 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आने के लिए समय दिया है। तो प्रथम वर्षगांठ के बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे राजस्थान में। निश्चित रूप से जो भी हमारी परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर रखेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे, उनका निश्चित रूप से लोकार्पण करेंगे, और उसके माध्यम से राजस्थान को और कई नई घोषणाएं प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने से होंगी, जिसकी संभावनाएं हैं। तो राजस्थान को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार भी है। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, और राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसकी वो तारीफ भी कर रहे हैं। तो कितने खुले मन से उन्होंने तारीफ करी है, ये सबने देखा है कि राजस्थान के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग का रवैया है, उनके भाषण से सबको लगा है कि राजस्थान और आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी, एक प्रकरण जो काफी चर्चाओं में है, जिसमें एक कांग्रेस विधायक इंदिरा वीणा आपके एक कार्यक्रम के बीच में थोड़ा आग बबूला हो जाती है, क्या कांग्रेस के रवैये पे क्या? देखिए, उनकी कोई ऐसी सोच नहीं है, केवल उनको ये है कि हमें कैसे मीडिया में छप करके नेगेटिव बात करके आना है। हमारी कोई ऐसी वहाँ पर हम तो विधायकों को सुन करके और वहाँ पर उनकी संभावनाएं और उनकी परेशानियों को दूर करने गए थे, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए गए थे, जो हमने किया है। लेकिन विधायक को केवल ये चाहिए था कि मैं कैसे मीडिया के माध्यम से हाईलाइट हूँ। तो ये इस तरह से जनता सब देखती है और ऐसे कारनामों को कभी माफ नहीं करती। जी, तो ये हमारे साथ थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में अपार संभावनाओं का अब दौर है, जहाँ प्रधानमंत्री
तो वहीं उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इंडिया वॉइस संवाददाता निखिल रस्तोगी ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ है। सर, इंडिया गठबंधन में लगातार दरार पड़ती जा रही, लेकिन बाहर से वो कह रहे कोई दरार नहीं है। अब वो बाहर से करें कोई दरार नहीं, बयान तो उनके यही आ रहे हैं। जब ये जीतते हैं तो जय जयकार करते हैं, हारते हैं तो फिर आपस में लड़ाई करते हैं। 2027 के लिए कह रहे हैं कि अब की बार हम पूरी सरकार अपनी जद्दोजहद में बना ही लेंगे और बीजेपी इस बार हार जाएगी। तो 9 सीटें जीत रहे थे वहीं हाल में, इसको सेमीफाइनल बता रहे थे और हालत क्या हुई। अगर इसी को सेमीफाइनल बता रहे थे तो 27 का फाइनल भी समझ लें, इसी को जोड़ घटा लें कितना सीट मिलेगी। एक आखिरी सवाल है कि संभल की घटना को लेके आज 9 तारीख हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हमको संभल जाना है, चाहे सपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। आखिर क्यों उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा? वो मुस्लिम वोटों को लेकर के लोगों में होड़ मची है कि हम जा करके मुसलमानों के वोट ले लें। कांग्रेस सोच रही हम ले लें, सपा सोच रही हम ले लें, बसपा सोच रही हम ले लें, और वहाँ कोई बात नहीं है। जाने का मात्र उद्देश्य उन लोगों के है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने बताया कि राजनीति केवल संभल से हो रही है। वही प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अटाला मस्जिद मामले और ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से वजू खाने के ASI सर्वे की मांग की गई है। वहीं अटाला मस्जिद मामले में भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट बेंच के नहीं बैठने से सुनवाई टल गई थी। ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में वजू खाने के ASI सर्वे की मांग की जाएगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होनी है। अटाला मस्जिद मामले पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। कल हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी, बेंच नहीं बैठने के कारण ये सुनवाई टल गई थी। तो हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शोएब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई होगी, क्या कुछ अहम जानकारी? फिलहाल आज ज्ञानवापी मामले में ASI सर्वे को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर 2 बजे सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि ज्ञानवापी मामले में और एरिया का ASI से सर्वे हुआ था, लेकिन जो वजू खाना एरिया है उसका सर्वे नहीं हुआ था। उसी को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से राष्ट्रीय सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होनी है। इसमें ASI सर्वे की मांग की गई। उनकी तरफ से कहा गया है कि वजू खाना एरिया जो है उसका भी ASI से सर्वे कराया जाए। हालांकि निचली अदालत ने इस डिमांड को नहीं माना था और उसी को लेकर के अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आए हैं और इसी मामले में अब ये ASI सर्वे की डिमांड की गई है। फिलहाल दोनों पक्षों की अपने दलीलें कोर्ट में पेश होंगी। कोर्ट उस पर क्या रूप अख्तियार करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी में बिल्कुल शोएब, ऐसे में जब 2023 में इसी मामले को लेकर वजू खाने के ASI सर्वे को लेकर जब जाया गया था तब भी खारिज कर दी गई थी ये याचिका। इस बार क्या कुछ बदलाव है? हिंदू पक्ष की तरफ से इस बार कौन से पुख्ता दलील दी जा रही है, ऐसी कौन सी दलील दी जा रही है जिससे उनको लगता है कि इस बार ये याचिका खारिज नहीं होगी? देखिए, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पिछले दिनों ज्ञानवापी के परिसर के कुछ हिस्से का ASI से सर्वे कराया गया था कोर्ट की अनुमति के बाद, और इसी आधार पर कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञानवापी का वजू खाने का पोर्शन है उस एरिया का भी सर्वे कराया जाए ताकि उसकी सत्यता, क्योंकि हिंदू पक्ष ये बता रहा है कि वहाँ पर लिंग है और इसी वजह से उनकी तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि वहाँ पर भी ये सही से सर्वे कराया जाए ताकि प्रामाणिकता सामने आ सके। और इसी आधार पर उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है कि जिस तरह से और एरिया से कराया जाए तो इस एरिया से कराया जाए ताकि। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
और हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। खबरों बढ़ते आगे, बदायूं के बिलसी पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़कर सभी मस्जिदें बनी है। बता दें कि बाबा स्कूल गोपाल दास स्वामी के आश्रम पर पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहां मस्जिद बनी है ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश का मेरठ तक दौरा 10 दिन का करने के लिए निकला हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। इजराइल सरकार क्या करती है? एक भी यहूदी नागरिक का दुनिया में कोई नाम लेते हैं तो उनका नामो निशान मिटा देती है। इसलिए इजराइल ने ईरान में जाकर भी मारा है। पैलेस्टाइन में तो 42,000 का नामो निशान मिटा दिया। यह हजारों वर्षों के इतिहास में पहली घटना है। पैलेस्टाइन वासियों ने कितने लोगों को मारा था इजराइल में जाकर? 300। कितनों को मारा? लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा आज तय करेगी चुनावी रणनीति। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठकें की जाएगी। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी चुनावी बैठक। पश्चिम के केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े बैठक लेंगे। कानपुर की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक लेंगे। अवध क्षेत्र की बैठक प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लेंगे। पश्चिम क्षेत्र की बैठक गाजियाबाद में होगी। अवध क्षेत्र की बैठक लखनऊ में की जाएगी। ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर क्षेत्र में की जाएगी। तो गोरखपुर क्षेत्र की बैठक काफी प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। भाजपा आज अपनी चुनावी रणनीति तय करती हुई इस बैठक में नजर आएगी। 12 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। सभी 6 संगठनात्मकों की ये बैठक है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत के अलावा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इस बात पर अब चिंता जता चुके हैं। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने काउंटर पोर्ट मोहम्मद जाशिमुद्दीन के सामने एक बार फिर हिंदू की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सोमवार को हुई बैठक में भारत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय, मंदिरों और राजनयिक संपत्तियों पर हमला पर चिंता जताई है और पड़ोसी देश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारंपरिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने पर जोर दिया। वहीं बांग्लादेश ने भारत को उसके आंतरिक मामलों में दखल न देने की हिदायत दी है। भारत में चल रहे नकारात्मक अभियान को रोकने की मांग भी की है। बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव जाशिमुद्दीन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में चल रहे नकारात्मक अभियान को रोकने में दिल्ली का सहयोग मिलेगा, ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास का माहौल फिर से बन सके। उन्होंने इसके बाद भारत की चिंता पर कहा, किसी भी देश से हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की जाती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।